समीर साईराम। सर इसमें है ना, एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट इंजरीज में डी ऑप्शन है ना, जो मतलब बी ऑप्शन है हार्ट टिश्यूज इंजरीज, उसमें भी बोन्स और इंजरीज का आ रहा है। और सर इसके बाद एक और टॉपिक है, उसमें उसमें वो फ्रैक्चर्स के बारे में दे रखा है, उसमें भी बोन्स इंजरीज पूरा आ रहा है। तो सर करना क्या है, दोनों बना ले? बनाएगा सर वो थोड़ी दिक्कत हुई सर, इसलिए सर। बट आई हैव सेट इट एट दैट टाइम ना, मैंने बोला था ये बात कि सॉफ्ट टिश्यूज भी जाएंगे, बोन इंजरी भी जाएगी और फ्रैक्चर भी जाएंगे। दैट इज द क्लासिफिकेशन, 3 टाइप्स, ओके। है ना? बिकॉज फ्रैक्चर इज ऑल्सो having the different 9 or 10 टाइप्स। यस सर, इसमें फ्रैक्चर्स की वो टाइप्स भी डिस्क्राइब करना है। हाँ, टाइप शेयर करने हैं और एक एक दो दो लाइन में शेयर करने हैं ना। यस और सर। दूसरा फ्रैक्चर में क्या आता है, फ्रैक्चर में ये आपके हो गए। दूसरा जो बोन इंजुरीज है उसमें डिसलोकेशन आते हैं। यस सर। और जो सॉफ्ट टिश्यूज इंजुरीज हैं, इन दैट स्ट्रेन, स्प्रेन, एब्रेशन, कंट्यूजन, ये सारी चीजें आती हैं। यस सर। ठीक है, चलो गुड। चलो, साईराम टू ऑल ऑफ यू। साईराम सर। कैसे हैं सारे लोग? अच्छे है सर। सारे लोगों की तरफ से कार्तिक ने बोल दिया है अच्छे हैं सर, है ना कार्तिक? अच्छे हैं सर। सारे अच्छे हैं। अब हार्दिक ने बोला, सिद्धार्थ ने बोला। चलो भाई कोई बात नहीं, बहुत दूर बैठे हुए हैं। साथ हाँ बोलो। साथ साथ ही बच्चे प्रेजेंट हैं सभी। आ जाएंगे अभी, आ जी। जाएंगे। अभी क्या साईराम सर। साईराम नियति, साईराम। अभी क्या 2:02 हुए ना, मैं टाइम से आ जाता हूँ, बाकी आप लोग बिजी लोग हैं, थोड़ा सा आराम से आ पाते हैं। हाँ नियति, कल कहाँ गायब हो गई थी लास्ट क्लास में? सर एक्चुअली मेरे फूफा जी की डेथ हो गई थी। अरे, कहाँ, इंदौर और कुंभराज? सर वो गुना में। अरे रा, कोई नहीं बेटा। साईराम सर। साईराम बेटा, साईराम साईराम। मोहम्मद कैफ has joined. दीपेश is here, हार्दिक, नीति, उवेश, मोहम्मद, सिद्धार्थ, समीर, कार्तिक, हर्षित, साईराम साईराम बेटे। और बाकी घर में सब ठीक है बेटा? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? जो डाउट क्लासेस है उसमें कौन कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा शायद। ठीक, चलिए। Join your hands, close your eyes. Let's start 3 onkars. साईराम। ऑल राइट, तो
आज किसका टर्न है प्रेजेंटेशन का? Is there anyone who is ready to present the topic? यस सर। किस किस का रह गया है? कार्तिक का रह गया है, पार्थ का रह गया है, यस सर। नियति का रह गया है, 1 2 3, पलक इज एब्सेंट, है ना? तो पहले कौन शुरू कर रहा है? पहले कौन शुरू कर रहा है? Who is going to start? कार्तिक। यस सर। ओके, राइट। तो कार्तिक अपना टॉपिक बताओ और स्क्रीन शेयर करो। सर स्पोर्ट्स इंजरी। ठीक। सो माय टॉपिक। आपका 2 जगह खुला हुआ है। यस सर, एक। हाँ, कोई बात, आराम से। नीति, योर टॉपिक इज रेडी? यस सर। पार्थ? सर नो। गलत बात है। सॉरी सर। हाँ, गुड। कार्तिक, नाउ इज ओके। यस सर। So my topic is sports injury. What are sports injuries? These are the injuries that occur during sports, athletic or exercising. ये वो तरह की इंजरीज होती हैं जब हम कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट या जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तब जो इंजरीज हमें होती है उसको हम स्पोर्ट्स इंजरीज कहते हैं। ये it causes damage to the internal or external part of the body which affect the health of individual. तो स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से हमारी इंटरनल या एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को भी इफेक्ट होता है। ये क्यों होता है? या फिर हम स्पोर्ट्स खेलने से पहले प्रॉपर वार्म अप नहीं करते, या फिर हम अच्छे से कोई भी स्किल्स को हम अच्छे से नहीं परफॉर्म करते, उस वजह से हमें स्पोर्ट्स इंजरीज होती है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ sports injuries. First one is soft tissue injuries and second one is hard tissue injuries. So I am going to discuss about the soft tissue injuries. It is the damage of muscle, ligament and tendon throughout the body. जो इंजरीज मसल, लिगामेंट एंड टेंडन से रिलेटेड होता है वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के अंदर आते हैं। Now under soft tissue injuries there are many types. First one is contusion. Contusion, it is the injury of skin caused by the impact by the external object without breaking the continuity of skin. जो कंट्यूशन होता है, जब जैसे हमारी बॉडी को कोई एक्सटर्नल बॉडी से जब हमारा इम्पैक्ट होता है तो उससे क्या होता है, हमारी स्किन को तो कुछ नहीं होता, पर जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और जो उसके अंदर जो फ्लूइड होता है तो वो सराउंडिंग टिश्यूज में जाके स्टोर हो जाता है। उस वजह से वो एरिया स्वेल अप हो जाता है।
इसको हम ब्रूसिंग, इस इफेक्ट को हम ब्रूसिंग भी कहते हैं। दिस कलर ऑफ स्किन इज नोन एज ब्रूसिंग। ये है इमेज। आप ये एरो को देखिए, जो सपोज आप कोई गेम, फाइटिंग गेम वगैरह खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, तो सपोज आपको लग गई, तो ये देखिए जो एरिया में इंजरी हुई है वो एरिया का कलर, रेडिश। यस सर, उस एरिया का कलर चेंज हो गया बिकॉज ऑफ द फ्लूइड इज stored in the, Because of blood vessels get hurt there, and because of clotting of the blood, this type of the colors just comes over the skin. जैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते में बॉल आके आपको लग गई, तो आप देखेंगे निशान ऐसे पड़ गए। कई बार आपने देखो घर की लैच चढ़ाते हैं, आप लैच, उस लैच को चढ़ाते हैं तो उंगली आपकी फंस जाती है, स्किन टीयर नहीं होती है बट ब्लड क्लोट हो जाता है वहां पे, दैट इज कम्स अंडर द कंट्यूशन। यस सर, उस वजह से क्या होता है कि आपका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होता, वो जगह जहाँ पे आपको इंजरी होती है वो स्वेल अप हो जाता है और आपका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती वो एरिया की। नाउ द फर्स्ट एड फॉर कंट्यूशन, अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम इन केस ऑफ ब्लीडिंग। अगर जहाँ पे इंजरी है वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है तो आप एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट, अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन आफ्टर एवरी 6 आवर। मतलब कोल्ड कंप्रेशन यहाँ पे मतलब बैंडेज, या फिर आप आइस लगा के जो स्वेलिंग होता है उसको हम कम कर सकते हैं कंप्रेशन की मदद से। थर्ड पॉइंट, मसाज कैन बी डन ओवर द अफेक्टेड पार्ट टू रिड्यूस स्वेलिंग। हम मसाज इन केस ऑफ कंट्यूशन, यस, इस मसाज करके भी हम स्वेलिंग रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ कम्स द सेकेंड इंजरी, that is abrasion. It is the injury on the surface of skin. In this injury, skin is scraped or rubbed by friction. हम सपोज हम साइकिल चलाते चलाते डिसबैलेंस हो गया और हम गिर गए, तो जो उस डिसबैलेंस की वजह से जो फ्रिक्शन क्रिएट हुआ और हमें जो पाम्स या कहीं पर भी लगती है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से जो इंजरी है उसको हम एब्रेशन कहते हैं। उसकी वजह से हमारी जो इट एक्सपोजेस द ब्लड वेसल्स एंड सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन इज स्क्रैप ऑफ। जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो भी दिखने लग जाती है। अभी रगड़ा लगता है ना कि साइकिल से गिरते हैं, यस से गिरते हैं, ये वेरी गुड। जैसे ये इमेज है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो इस पर्सन को जो लगा है फ्रिक्शन की वजह से, तो उसकी ब्लड वेसल्स सब दिख रही हैं। ये जो पिंक पिंक एरिया है, ये गुड। जो एब्रेशन होता है वो कॉमनली स्लाइडिंग, फ्रिक्शन या फिर डिसबैलेंस की वजह से होता है। नाउ वेरी गुड। फर्स्ट एड फॉर एब्रेशन, अवॉइड फर्दर फ्रिक्शन। जितना फ्रिक्शन कम होगा एब्रेशन के चांसेस कम होंगे। अब सेकेंड पॉइंट, क्लीन द पार्ट विथ सम एंटीसेप्टिक एंड वॉश इट प्रॉपरली विथ सोप टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। जो भी जो भी एरिया में आपको लगी है उसको आप पहले अच्छे से धो के उसमें एंटीसेप्टिक लगा ले, जिससे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। Now comes the laceration. It is a type of wound that happen
when soft tissue in the body are torn. तो वॉन्ड, पहले तो वॉन्ड का मतलब होता है जो भी घाव होते हैं उसको हम वॉन्ड कहते हैं। ये एक तरह के घाव है जिसमें जो जो सॉफ्ट टिश्यूज है वो फट जाते हैं। टॉन्ट का मतलब फटना। इट इज caused by the blunt object and it is deep। जो जो घाव होता है वो पहले तो फट जाता है और वो बहुत डीप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इमेज में देखिए, ये जो इंजरी हुई है उसमें ये बहुत डीप तक हुआ है, इंजरी बहुत डीप तक हो गया, उस वजह से जो सॉफ्ट टिश्यूज है वो फट गई हैं। देखिए गुड। इट रिजल्ट इन द आउटलेट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। तो इस वजह से क्या होता है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो दिखने लग जाते हैं। एक्सपोज होते हैं। यस सर। सो फर्स्ट एड फॉर लैसरेशन, क्लीन द सरफेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट बाय एंटीसेप्टिक। आप एंटीसेप्टिक लगा के उसको रोक सकते हैं। देन cover the affected part with medical cotton bandage। तो आप मेडिकल कॉटन बैंडेज लगा के आप ब्लीडिंग रोक सकते हैं। और थर्ड पॉइंट, रिपीट द ड्रेसिंग और पैडिंग ओवर द बाउंड। आप उसको चेंज करते रहिए जिससे क्या इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट, अप्लाई आइस और कंप्रेशन बैंडेज। तो उससे क्या होगा कि आपके सॉफ्ट टिश्यूज की रिकवरी जल्दी होगी। इफ फिफ्थ पॉइंट, इफ इंजरी इज डीप, गो फॉर स्टिचेस एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। अगर आपकी चेंज द स्लाइड। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं। हाँ सर, कोई बात नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। अगर आपकी इंजरी गहरी है तो उसको आप जल्दी से आप डॉक्टर के पास जाके स्टिचेस लगा सकते हैं। देन सिक्स पॉइंट, अवॉइड इन्फेक्शन बाय पुटिंग मेडिकल क्रीम। आप मेडिकल क्रीम लगा के भी उसको ठीक कर सकते हैं। Now comes the strain. Strain injury is also named as muscle pull. It is the injury of muscle which is caused by the overstretch or overstretch of muscle or due to violent pull। मतलब जब हम अगर अपने मसल्स को ज्यादा फोर्स करें या हम अपने लिमिट से ज्यादा एक्सरसाइज करें तो उस वजह से क्या मसल पुल हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से ये जो गैप आया है जहाँ पे टीएल लिखा है ये मसल पुल है। over exercising, over stressing of the muscles, and because of that the muscles gets teared. When it gets teared or pulled, that is comes under the strain. Yes. So first aid for strain is the treatment and management step of strain injury is referred as riser, where R stand for rest, ice, compression, elevation and rehabilitation। rehabilitation। फर्स्ट में क्या होता है, जो R
विच इज रेस्ट। तो हमें अगर आपकी मसल पुल है तो प्लेयर को कंप्लीट रेस्ट लेना चाहिए एंड उसको जहाँ पे भी इंजरी हुई है उसको कंप्लीटली उस एरिया को रेस्ट देना है, ज्यादा आपको फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है। देन सेकंड वन इज द आइस। हमें जल्द से जल्द उस, उस एरिया पे आइस लगाना है जहाँ पे इंजरी हुई है, उससे स्वेलिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। देन कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, हम बैंडेज लगाते हैं, उससे भी हम स्वेलिंग के चांसेस कम करते हैं। देन एलिवेशन। एलिवेशन में क्या होता है कि आप जो भी आपका एरिया में इंजर हुआ है, इंजरी हुई है, वहां पे हम उस एरिया को आपके हार्ट लेवल से ऊपर उठाते हैं उसको। एंड देन आफ्टर टेकिंग दिस स्टेप्स वी टू रिहैबिलिटेशन। तो उधर रिहैबिलिटेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें आप जिस एरिया में जब इंजरी होती है और जब उसकी जब उसकी स्ट्रेंथ जो वीक हो चुकी होती है उसको रीगेन करना, उसके मूवमेंट को रीगेन करना, उसको रिहैबिलिटेट करना, ठीक है, उसको यस वापस उस पोजीशन में लाना जो इंजरी से पहले जिस पोजीशन में था। ओके, अच्छा मैं इसको राइजर को shall I explain? यस सर। So riser is basically a full form of giving treatment for soft tissue injuries, or either it is fracture or the bone injuries. This riser is basically a concept. On this base, we have to give the treatment of any sports injuries. The first R is stand for the rest. Rest means if anybody get injured in any part of the body, then the part where the person or the athlete has suffered with the injury, that part should be on the total rest. उसका कोई movement नहीं होना चाहिए. It should be proper in the normal posture. Rest should be given. Number one. Then the ice. Ice stand for ice. Ice means to stop the bleeding of that part, to control the inflammation of that part. We have to put ice. What the ice does? देखिए जब भी कोई भी इंजरी होती है, और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी पर्टिकुलर जब भी है, कोई भी चीज टूटेगा या कोई भी एनीथिंग दैट बी स्ट्रेस, तो वहां पे क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। अब अगर ब्लीडिंग होता है तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होने लगेगा। टू कंट्रोल दैट इन्फ्लेमेशन हम आइस पैकिंग करते हैं, उसको आइस लगाते हैं, जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन है उस जगह का थोड़ा स्लो हो जाए, जिससे कि स्वेलिंग ना हो, ठीक है, उससे कंट्रोल करते हैं। फिर कंप्रेशन, फिर कंप्रेस करते हैं, बांध के रखते हैं उसको, जिससे कि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में बना रहे। एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब क्या है, हार्ट से जो भी पार्ट इंजर्ड है दैट शुड बी एलिवेटेड in the little more higher than the heart, that is elevation. And then rehabilitation, जब इंजरी हमारी कंप्लीट तरीके से रिकवर हो जाए, उस इंजरी को वापस ना होने पाए, उसकी जो पार्ट में चोट लगी थी, जहां इंजरी हुई थी, वो नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाए। फॉर दैट वी हैव टू परफॉर्म सर्टेन सेट ऑफ एक्सरसाइजेस विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट और द रेमेडियल एक्सरसाइजेस, जिससे कि वो नॉर्मल स्ट्रेंथ अपनी गेन कर ले, नॉर्मल मूवमेंट्स गेन कर ले। दैट इज द प्रोसेस ऑफ राइजर। यस कार्तिक। यस सर। देन द लास्ट वन इज स्प्रेन। इट इज द इंजरी ऑफ लिगामेंट और टेंडन्स अराउंड द जॉइंट। तो ये इंजरी होती है आपके जब लिगामेंट या टेंडन या जॉइंट के अराउंडिंग में होती है। इट अकर ड्यू टू ओवरस्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स और ट्विस्टिंग ऑफ जॉइंट। आपने देखा होगा कि कभी कभी एथलीट्स या प्लेयर्स के टोज ट्विस्ट हो जाते हैं, तो उस वजह से स्प्रेन हो जाता है। ये है। गुड। Sprain is very painful and it restricts the movement of joint. Sprain पेनफुल होता है और इसकी वजह से आप जो पार्ट इंजर्ड हो वो
स्टिफ हो जाता है और रिस्ट्रिक्ट कर देता है मूवमेंट को। देयर इज रैप्चर ऑफ लिगामेंट और टेंडन्स, उसके जो आपके लिगामेंट है वो या जॉइंट है ब्रेक हो जाते हैं स्प्रेन में। फिर देन फर्स्ट एड फॉर स्ट्रेन as same as the riser, we can cure the sprain by following the steps of strain injury week. Riser again. Riser is a common treatment for any sports injuries. Rest, ice, compression, elevation, rehabilitation. Okay? Yes. Good. Any doubt to anyone up till now? सर हाँ, सर जो आखिरी में इसने स्लाइड दिखाई थी सर, उसमें अपन अपनी मतलब इंजरी को सही कैसे कर सकते हैं सर? कैसे कर सकते हैं? वो रेस्ट बता रहे हैं ना, तो जो बता रहे हैं राइजर ट्रीटमेंट जो बता रहे हैं, रेस्ट। मान लीजिए किसी को चोट हुई, Yes. किसी को चोट लगी, राइजर इज द पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जहां पे मान लीजिए किसी का पैर मोचा, जिस मोचना आप जो कह रहे हैं, मोचना इज बेसिकली नथिंग, इज बेसिकली स्प्रेन। अब स्प्रेन से किसी को सफर हुआ तो वहां पे उसने ये किया कि सबसे पहले उसको रेस्ट में लेके गए, उसके ऊपर वजन नहीं दिया, या उसकी मसाज करना शुरू नहीं कर दी, या उसको आड़ा टेढ़ा करना शुरू नहीं कर दिया। यस समझ सर, रहे? यस सर, तो पहले सबसे पहले उस इंजर्ड पार्ट को प्रॉपर रेस्ट पोजीशन पर रखें। रखने के बाद में सबसे दूसरी चीज क्या करनी है, उसके ऊपर आइस लगाएं, है ना। कॉटन के 2 कॉटन की छोटी सी लेयर लेके उसके बीच में आइस लगा करके, या आइस पैकिंग हो तो उसको लगा करके वहां पे इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। भाई जब भी कोई चोट लगेगी, लिगामेंट रैप्चरिंग, जैसे यहाँ पे कार्तिक की स्लाइड में बता रहे हैं, लिगामेंट rupturing of the ligaments of the tendons. If anything get ruptured, it means definitely bleeding will be there in that rupturing of the ligaments or the tendons. तो जब वो ब्लीडिंग है तो उसको रोकना पड़ेगा। कैसे रोकेंगे? आइस कंप्रेस करके, आइस लगाएंगे वहां पे करीबन 20 मिनट्स 25 मिनट्स, जिससे कि वहां पे वो ब्लड क्लोटिंग ना बढ़े, क्योंकि अगर ब्लड क्लोटिंग बढ़ेगा तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, स्वेलिंग बढ़ेगी, वो कंट्रोल हो जाएगी आइस लगाने से। अब उसका मूवमेंट ना करे, वो जॉइंट जहां इंजरी हुई थी उसका कोई मूवमेंट ना हो, तो उसको क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे, बांध देंगे बैंडेज वगैरह से, जिससे उसका मूवमेंट ना हो। एलिवेशन क्या है, क्योंकि अगर ब्लड सर्कुलेशन उस पोर्शन में, मान लीजिए एंकल में चोट है और मैं खड़ा हुआ हूं, तो ब्लड सर्कुलेशन कहां की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा, और लेटने के साथ में जिस पैर में मेरे चोट है उसको एलिवेट करना पड़ेगा अप टू फ्रॉम दी हार्ट लेवल, दिल से मुझे जहां से पंप हो रहा है हार्ट, उससे थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा, जिससे वहां ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्लो हो जाए, वहां तक वो ब्लड क्लोटिंग, ब्लड मतलब फैले ना उसके अंदर, जब टेंडेंस टूट गए। और जब वो हो जाएगा तो धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी, और जब रिकवरी हो जाएगी तो फिर हम रिहैबिलिटेशन शुरू करेंगे। अब रिहैबिलिटेशन का मतलब ये हुआ कि जो इंजरी रिकवर कर गई है एलिवेशन के साथ में, जहाँ रिकवर हो गई है, उस रिकवरी फेज के बाद में उस इंजर्ड पार्ट को दोबारा से वही स्ट्रेंथ मिल जाए। तो उसका प्रोसेस क्या है, आपने देखा हो, फिर गर्म पानी की सिकाई करते हैं, फिर दोबारा से थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज के बाद में जब हमारे जॉइंट में पेन कम होने लगता है तो फिर हम धीरे धीरे चलने की कोशिश करते हैं, फिर उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं। तो दैट इज द रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। सो दिस राइजर इटसेल्फ इज अ ट्रीटमेंट for this all soft tissue injuries. Is that clear? Hello? Yes. Okay, any question? सर जैसे कभी कभी स्ट्रेन होता है सर मसल्स में, जब हाँ। कुछ एक्सरसाइज नहीं करो तब भी? नहीं, वो बेटा क्रैम्प में आ जाता है। अच्छा सर। If you are not doing the exercise and all of a sudden you feel that your muscles are getting pulled, am I right? Yes sir. है ना, वो जिसको बोलते हैं, अरे वो चढ़ गई, क्या क्या बोलते हैं उसको, क्या चढ़ गई, नस चढ़ गई, चढ़ गई। दैट इज कॉल्ड क्रैम्प। अब क्रैम्प क्या है,
Cramp is basically, the cramp is muscles get exhausted. उसमें क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है उस मसल्स में. अब मसल्स में जब डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि वो मसल्स में खिंचाव आ रहा है. तो उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, वही अगेन दोबारा से रेस्ट है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट क्या है, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, बॉडी को डिहाइड्रेटेड ना होने दें, हाइड्रेटेड रखें. सो दैट इज क्रैम्प. ये कार्तिक छोड़ गया था क्रैम्प को. कार्तिक, यस सर. क्रैम्प इज ऑल्सो देयर ना? यस सर, वो पता नहीं स्लाइड मिस हो गई सर. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा बनाया आज, ठीक है, और आपने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया. मैं सही बोल रहा हूँ? सारे लोग सहमत हैं? यस सर. यस सर. यस सर. आज कार्तिक ने अच्छा किया है, बस ऐसे ही करना है. सभी लोग अच्छा कर रहे हैं. मोहम्मद ने भी उस दिन बहुत अच्छा बनाया था. हाँ देखो, ओवेस ने बढ़िया से साइन बना के भेजा है, बिल्कुल एक नंबर बोल रहा है वो. ठीक है, एनी क्वेश्चन और एनी डाउट? बहुत अच्छा टॉपिक है, पूछ सकते कोई भी सवाल. तो आज हमको ये पता लगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी स्ट्रेन एंड स्प्रेन. किसी को कोई डाउट इसमें? व्हाट इज एब्रेशन, व्हाट इज लैक्रेशन, ये सबको समझ में आया? यस सर. कार्तिक, इस प्रेजेंटेशन को व्हाट्सएप पर डाल देना. यस सर. और मुझे मेल कर देना. यस सर. और क्रैम्प वाले को बाद में करना प्रेजेंट. ठीक है? यस सर. ऑल राइट, गुड, वेरी गुड. नाउ हु इज गोइंग टू प्रेजेंट? नीति. नीति इज रेडी? यस सर. गो ऑन. Sir, screen is visible. Yes, yes, very clear. Effects on exercise on cardiovascular system. यानी कि एक्सरसाइज करने से हमारे हार्ट पे इफेक्ट होता है, वो हमें हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट, हाइपरट्रॉफी एंड ऑफ तेरी आवाज कट रही है, तेरी आवाज थोड़ी सी कट रही है, माइक को थोड़ा पास ले लो अपने. यस सर. हाँ, दैट्स ओके. Hypertrophy of heart. With regular exercise, the hypertrophy enlargement of heart take place, and third, there is an increase in stroke volume. यानी कि हाँ, go on, go on. Never mind. यस सर. तो कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे. जो एथलीट्स रहते हैं, वो जो एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका जो हार्ट रहता है वो फास्ट पंप करता है, एनलार्ज हो जाता है, यानी कि उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है. एक बीट में कितना बहुत सारा पंप करने लगती है, मतलब बहुत ज्यादा ब्लड प्रोड्यूस करने लगती है. Yes, yes. Stroke volume होता है. Stroke volume is a quantity of blood which the heart pump out with every heartbeat. Stroke volume वो होता है जो हम एक बीट में कितना ब्लड प्रोड्यूस करते हैं, 1 बीट में. सेकंड पॉइंट है इंक्रीज कार्डियक आउटपुट. रेगुलर ट्रेनिंग इंक्रीज कार्डियक आउटपुट.
Thus, more blood is pumped out from the heart for the working tissue. इसका मीनिंग है कि जो एथलीट्स या फिर कोई भी हो, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज होगी, जिसके कारण ना हमारा जो ब्लड है मोर पंप होगा, मोर पंप प्रोड्यूस होगा एंड फास्ट रीच टू वर्किंग टिश्यू। जो हमारे वर्किंग टिश्यू है उनके पास भी फास्ट पहुंचेगा, रीच होगा। Third is faster adaptation to working load. In a trained person, the heart can adapt to working load quickly. Quick adjustment of heart according to body need. का मतलब है कि जो हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे हार्ट जो है उसको रेगुलर प्रैक्टिस होगी तेज पंप करने की। अगर अगर इसका एक एग्जांपल लें तो अगर हमें हार्ट अटैक आता है तो अगर हमारे हार्ट को रेगुलर फास्ट पंप करने की हैबिट है तो वो उस कंडीशन में अडॉप्ट कर सकेगा, क्योंकि जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जिसको हार्ट अटैक आता है और जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता है तो उस कंडीशन में यही होता है कि हमारा जो ब्लड है वो जो हार्ट है इसे पंप करने लगता है, बहुत जल्दी प्रोड्यूस करने लगता है, जिसके कारण जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उनको वो उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी से। लेकिन अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे हार्ट को हैबिट रहेगी तेजी से पंप करने की, तो वो उस कंडीशन में अडॉप्ट कर सकेगा उस सिचुएशन को। गुड। Point is returns of normal pulse quickly. The pulse or heart rate returns to normal quickly after exercise. Thus body feel relaxed after some time. इसका मतलब है कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा हार्ट पंप होगा, फिर हम एक्सरसाइज थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो हमारी जो बॉडी जो नॉर्मल पल्स रेट है, जो पल्स रेट जो हाई हुए हैं वो नॉर्मल रेट पे जाएंगे अपने आप, और थोड़ी देर बाद हम रिलैक्स फील करने लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन। रेगुलर ट्रेनिंग इंक्रीजेस hemoglobin in RCV, RBC content in blood. Hemoglobin blood which carries more blood thus improve the energy flow. इससे हमारा जो हीमोग्लोबिन है, जो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, जिसके कारण जो हमारी ऑक्सीजन है वो फास्ट फ्लो करेगी हमारे ब्लड में, और जो एनर्जी लेवल है वो भी फास्ट हो जाएगा एंड इम्प्रूव हो जाएगा। गुड। सेवेंथ है डिक्रीज इन ब्लड विस्कोसिटी यानी कि डेंसिटी। द ब्लड विस्कोसिटी डिक्रीजेस, प्लाज्मा कंटेंट इंक्रीजेस, therefore there is an easy and fast flow of blood through capillaries, moreover faster circulation of blood. हमारे जो कैपिलरीज हैं उससे हमारा जो ब्लड है वो फास्ट फ्लो करने लगेगा, और जो प्लाज्मा ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण हमारा जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो फास्ट हो जाएगा। गुड। विस्कोसिटी मींस व्हाट? हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज विस्कोसिटी? हु इज गोइंग टू टेल मी विस्कोसिटी? सर लिक्विड की टेंडेंसी टू फ्लो। हाँ, और ये तो मोहम्मद ने गूगल करके देखा। अगर ले में इसको समझाना हो तो क्या? नहीं सर, गूगल ने सर पिछले साल 11th में एक टॉपिक था विस्कस फोर्स। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, और कुछ कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? लिक्विड बहुत सारी लेयर्स के बीच में जो फोर्स करता है वो। गुड। एनीथिंग टू आस्क फ्रॉम नीति? सर विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन होता है, जो ब्लड हैवी हो जाता है। बिल्कुल, जो जब थिकनेस बढ़ जाती है उसकी, लेकिन ये डिक्रीज होती है इफ यू प्ले, इफ यू पार्टिसिपेट रेगुलरली। गुड।
एनीथिंग एल्स नियति? यस सर। हाँ सर अगर ये ज्यादा dense रहेगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सभी माइक पे बोलो, जोर से बोलो, जरा सुनाई नहीं दे रहा है। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी ब्लड की तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? मतलब प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इस दुनिया में नहीं बचेंगे अपन, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है बहुत स्लो हो जाएगा, और जब ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा तो पता मालूम है ना क्या होगा? ऐसे ऐसे वो ब्लड बस वही होगा, नाली चौक होगी, उसके नाली चौक हो जाएगी तो नाली के बाहर से पानी फैलेगा, फैलेगा मतलब अंदर बॉडी में ऐसी कोई बाहर ओपन तो है नहीं, तो फिर वो क्या होगा, जिसको आइदर हार्ट विल कोलैप्स और कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, यस निधि, नेक्स्ट। उसके कारण हमें कार्डियक अटैक भी आ सकता है अगर हमारा ब्लड हैवी रहेगा तो। गुड। Next point is new capillaries are formed. Regular exercise develops new capillaries. This bring more bloods to working tissue. Thus efficiency of muscles improve. इसका मतलब है कि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो ब्लड्स है वो ज़्यादा फास्ट होगा, मतलब ज़्यादा जल्दी हमारी बॉडी तक स्प्रेड होगा, एंड उसके कारण हमारी जो न्यू कैपिलरीज हैं वो भी डेवलप होंगी और हमारे जो मसल्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगे, उसकी इफिशिएंसी वर्किंग काम करने की जो कैपेसिटी वो भी इम्प्रूव होगी। जितनी ज्यादा कैपिलरीज होंगी उतनी कैपेबिलिटी मसल्स की इंक्रीज हो जाएगी टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेशन. A well-balanced body pressure is maintained with regular exercise. Moreover, proper body temperature is regulated throughout the body. इसका मतलब है कि हमारी जो बॉडी प्रेशर, बॉडी ब्लड जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जो हमारी बॉडी टेम्परेचर। आवाज कट रही है, माइक को पास में लाओ। यस blood pressure regulation. A well-balanced body pressure is maintained with regular exercise. Moreover, proper body temperature is regulated throughout the body. Regular exercise करने से जो हमारा body temperature है वो रहेगा कि I cannot hear you. हेलो, चलो निधि आज के लिए इतना ही रखो। रेस्ट विल बी प्रेजेंटेड इन द नेक्स्ट क्लास। Okay, sir. Blood pressure regulation. We will start from blood pressure regulation in the next class. Yes. Thank you. Yes, sir. Okay, sir. अगर अभी तक इस मुद्दे पे किसी का भी कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क। नितिन, थैंक यू, यू कैन कम आउट। सर पर अगर जो ब्लड होता है वो ज्यादा लाइट हो तो भी तो प्रॉब्लम होती है। ये किसने बोला? जो ब्लड के अगर सर कंपोजिशंस हैं, जो ब्लड के कंपोजिशंस है वो प्रॉपर होने चाहिए। विस्कोसिटी जितनी बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब किसी का हाई ब्लड, किसी को कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो जाती है, दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक बैड एंड एक गुड। तो जब वो क्या करते हैं, टैबलेट लेके उसकी विस्कोसिटी को कम करते हैं, जिससे वो लिक्विडिटी जो है ना उसकी ब्लड की, थोड़ा ब्लड पतला हो, जिससे कि प्रॉपरली वेन्स में मूव कर सके। मीडियम में होता सर, अगर ज्यादा पतला हो गया फिर अगर फिजिकल इंजरी हुई तो फिर से ज्यादा ब्लड फ्लो हो जाएगा। वो होता है ना, अगर प्लेटलेट्स ना बचे, प्लेटलेट्स माइनस हो जाए या कुछ हो जाए तो फिर वो दूसरी प्रॉब्लम है। इसीलिए तो कहते हैं एक्सरसाइज में क्या होता है कि उसके बैलेंस बना के चलते हैं। दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं ना। अब गाढ़ा भी हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हो जाता है लोगों को।
ठीक है ना? हाँ वो दोनों ही चीजें हैं, चैलेंजेस है, लेकिन उसमें मेंटेन होती है इफ यू आर डूइंग दैट रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, तो हमारा बेसिक पर्पस क्या है? हमारा बेसिक पर्पस मेडिकल में घुसना नहीं है। हमारा मेडिकल बेसिक पर्पस ये है कि यू शुड प्ले सो दैट यू शुड नॉट सफर विद सच काइंड ऑफ द चैलेंजेस। आप फिट रहें, फिट रहेंगे तो ये, आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये इफेक्ट्स आएंगे आपके बॉडी पे, समझ रहे हैं? वो पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, आज के लिए काफी है ना? थैंक यू, बाय बाय, साई राम, विल मीट यू आफ्टर टुमारो। नीरज साहू की कान वगैरह मुंह वगैरह कैसे आ गया यार?